हे एवरीवन, आई होप यू पीपल आर डूइंग रियली गुड। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉवेल को डिस्कस करेंगे, वो भी इन डिटेल, जिसका नाम है जेन आयर बाय शार्लोट ब्रॉन्टे। देखो, नॉवेल को डिस्कस करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस नॉवेल का कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स। इस नॉवेल का जो सबटाइटल है वो है जेन आयर एन ऑटोबायोग्राफी। 1847 में इस वर्क को लिखा गया था। लिटरेरी पीरियड इसका विक्टोरियन है। जॉनरा इज गॉथिक फिक्शन प्लस बिल्डिंग्स रोमान। देखो, गॉथिक फिक्शन ऐसा फिक्शन होता है जहाँ पे आपको मिस्टीरियस प्लस हॉरर एलिमेंट देखने को मिले। वहीं बिल्डिंग्स रोमान का मतलब है कि ऐसा फिक्शन जहाँ पे आपको किसी कैरेक्टर का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसकी सेटिंग नॉर्दर्न इंग्लैंड अर्ली 19th सेंचुरी में रखी गई है। पॉइंट ऑफ व्यू इसका फर्स्ट पर्सन है एंड ये 3 वॉल्यूम्स प्लस 38 चैप्टर्स में लिखा गया है। नाउ, इसके अलावा यू हैव टू रिमेंबर 2 थिंग्स एज वेल। जब ब्रॉन्टे ने इस वर्क को पब्लिश कराया था तो शी हैज़ नॉट यूज्ड हर रियल नेम। उन्होंने सिडोनिम यूज़ किया था, करर बेल। सेकेंड एडिशन जब इस नॉवल का पब्लिश होता है तो ये डेडिकेटेड था विलियम मेकपीस थैकरे को, हु इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लॉट। कहानी शुरू होती है जेन से, जो कि 10 साल की ऑर्फन है और ये अपने अंकल और आंट के साथ गेट्सहेड हॉल में रहती है। इसका जो अंकल है मिस्टर जॉन, उसकी डेथ हो गई है और इसकी जो आंट है मिसेस रीड, वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है। वो जेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इनफैक्ट वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। मिसेस रीड के 3 बच्चे हैं, जॉन, जॉर्जियाना एंड एलिजा। ये तीनों भी जेन को बहुत ज़्यादा तंग करते थे। इनके घर में सिर्फ और सिर्फ एक बैसी ही थी जो कि नर्स मेड थी, जो काइंड थी जेन की तरफ। एक दिन जेन और जॉन के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाता है एंड मिसेस रीड जेन को पनिश करती है और उसे रेड रूम में लॉक कर देती है। ये वही रूम होता है जहाँ पे मिस्टर जॉन का डेथ हुआ रहता है। ये एक्सपीरियंस जेन को इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर देता है कि जेन को ऐसा लगता है दैट शी हैज़ सीन द घोस्ट ऑफ मिस्टर जॉन एंड इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। अगले दिन मिस्टर लॉयड, जो एक काइंड अपोथेकेरी होते हैं, वो जब जेन के कंडीशन के बारे में पूछते हैं तो जेन उनको सब कुछ सच बता देती है। वो बोलती है कि वो गेटसाइड हॉल में बहुत दुखी रहती है, उसकी आंट उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो मिस्टर लॉयड जो हैं वो मिसेस रीड को सजेस्ट करते हैं कि जेन को वो लोवुड स्कूल में भेज दे। अब मिसेस रीड तो समवेयर चाहती ही थी कि उनका जेन से छुटकारा मिले, तो वो इस आइडिया के लिए अग्री कर देती हैं। देखो, जब लोवुड इंस्टीट्यूशन के हेड या कह लो डायरेक्टर मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट ये जब मिसेस रीड से मिलने आते हैं तो मिसेस रीड उनको बोलती है कि जेन जो है वो झूठ बोलती है। अब इससे होता क्या है, मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट बिना जाने जेन को एक ओपिनियन बना लेते हैं। उनको सच में लगता है कि जेन जो है वो सच में झूठ बोलती है, शी इज़ अ लायर। तो जब जेन की बारी आती है लोवुड इंस्टीट्यूशन जाने की, तो वो पहली बार मिसेस रीड को कन्फ्रंट करती है और वो ये बोलती है कि झूठ वो नहीं, झूठ आप और आपकी बेटियां बोलती हैं। वो ये भी बोलती है कि अब से वो मिसेस रीड को कभी भी आंट नहीं बोलेगी। साथ ही वो ये भी बोलती है कि जब वो लोवुड इंस्टीट्यूशन जाएगी तो वो सबको बताएगी मिसेस रीड के बारे में। ये बोलकर वो चली जाती है, लेकिन मिसेस रीड इतनी ज़्यादा गिल्ट में आ जाती है, वो कुछ भी रिस्पॉन्स देती ही नहीं है, क्योंकि उसको भी समवेयर लगता है दैट शी हैज़ डन समथिंग वेरी रॉन्ग टू जेन। सो यहाँ पे आई हैव एडेड द विजुअल्स फॉर यू पीपल ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे जेन और जॉन यहाँ पे लड़ाई करते हैं। ये मिसेस रीड हैं जो जेन को पनिश करती हैं एंड थर्ड पिक्चर में यू विल सी कि यहाँ पे जेन को लॉक कर दिया गया है रेड रूम में एंड यहाँ पे जेन जो है वो बहुत डरी हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है दैट शी हैज़ सीन द घोस्ट ऑफ मिस्टर जॉन। ओके, देखो, जब जेन लोवुड इंस्टीट्यूशन पे पहुंचती है तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे भी इसको स्ट्रगल ही करना पड़ता है। यहाँ पे उसकी मुलाकात हेलन से होती है। हेलन का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है जेन पे, क्योंकि वो टीच करती है फॉरगिवनेस क्या होता है। एंड जब जेन मिसेस रीड के बारे में बताती है तो हेलन का रिप्लाई होता है, शी डजंट नीड टू होल्ड एनी ग्रज फॉर एनीवन। हेलन को कुछ माइनर मिस्टेक के लिए पनिश कर दिया जाता है एंड जब जेन देखती है हेलन को पनिश होते हुए
तो वो अपने मन में सोचती है कि अगर वो हेलन की जगह होती तो शायद वो लोवुड इंस्टीट्यूशन छोड़कर चली जाती। होता क्या है, एक दिन मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट लोवुड इंस्टीट्यूशन पे आते हैं एंड जेन गलती से अपना स्लेट नीचे गिरा देती है। एंड जब मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट जेन को देखते हैं तो वो उसको सबके सामने ह्यूमिलिएट करते हैं। वो बोलते हैं कि ये एक नंबर की झूठी है और इससे कोई भी दोस्ती मत करो। ये सब सुनकर जो जेन है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है। उसी स्कूल में एक टीचर होती है, मिस मारिया टेम्पल, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक और काइंड होती है सभी के लिए। तो मिस मारिया जब पूछती है जेन से कि जो भी मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट बोल रहे थे क्या वो सच है, तो जेन उनको सब कुछ बताती है एंड वो मेंशन भी करती है मिस्टर लॉयड के बारे में। मिस्टर लॉयड जो काइंड अपोथेकेरी थे जिन्होंने सजेस्ट किया था मिसेस रीड को कि वो लोवुड इंस्टीट्यूशन में डाल दे जेन को। तो मिस मारिया टेम्पल ना समवेयर जानती थी मिस्टर लॉयड को और वो उनको लेटर लिखती है। एंड जब मिस्टर लॉयड का लेटर आता है तो जो भी उन्होंने लिखा रहता है वो मैच करता है जेन की बातों से। एंड दैट्स हाउ मिस मारिया टेम्पल प्रूव्स जेन इनोसेंट। हियर यू कैन सी, ये हमारे मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट हैं एंड ये हमारी जेन है एंड ये इसको सभी के सामने इंसल्ट करते हैं। देखो, लोवुड इंस्टीट्यूशन बेसिकली एक गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स कॉलेज था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही लड़कियाँ पढ़ती थी जो ऑर्फन थी या तो पुअर थी। ओके, सी, टाइम के साथ जो लोवुड इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ख़राब होने लगता है क्योंकि वहाँ पे ना तो प्रॉपर फूड मिलता था, ठंड बहुत ज़्यादा थी एंड इसकी वजह से टाइफस एपिडेमिक स्प्रेड हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट हेलेन की कंजम्पशन से डेथ हो जाती है। साथ ही साथ और भी लड़कियों की डेथ हो जाती है एंड बाद में लोवुड इंस्टीट्यूशन और जो मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट का क्रूएलिटी था वो एक्सपोज होता है एंड लोवुड इंस्टीट्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बाद में और अच्छे से इम्प्रूव किया जाता है। मिस मारिया टेम्पल के जाने के बाद जेन की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। वो लोवुड इंस्टीट्यूशन में टोटल 8 साल स्पेंड करती है, 6 साल एज अ प्यूपिल एंड 2 साल एज अ टीचर। नाउ शी वॉन्ट समथिंग फ्रेश, तो वो खुद को एडवर्टाइज करती है फॉर अ गवर्नेंस जॉब एंड लकली उसको गवर्नेंस की जॉब मिल भी जाती है थॉर्नफिल हॉल में व्हेन शी वॉज हायर्ड बाय मिसेस फेयरफैक्स टू टीच एडले वॉरेंस। एडले वॉरेंस कौन है ये आई विल टेल यू लेटर। तो जब जेन थॉर्नफिल्ड हॉल में पहुंचती है तो उसको यही लगता है कि थॉर्नफिल्ड हॉल का जो ओनर है वो मिसेस फेयरफैक्स है। एक दिन जेन को लेटर पोस्ट करना था तो वो थॉर्नफिल्ड हॉल से थोड़ा दूर आ जाती है एंड वहाँ पे वो एक हॉर्समैन की मदद करती है। जब वो वापस थॉर्नफिल्ड हॉल जाती है तो उसे ये पता चलता है कि जिस हॉर्समैन की उसने मदद की वो मिस्टर एडवर्ड रॉचेस्टर हैं, हु इज़ द मास्टर ऑफ थॉर्नफिल्ड हॉल। अब एडले की स्टोरी समझो। हु इज शी एंड हाउ इज शी कनेक्टेड टू मिस्टर रॉचेस्टर। सो एडले की मदर एक फेमस फ्रेंच डांसर थी, उसका नाम सेलिन वॉरेंस था। उसका रिलेशन रॉचेस्टर के साथ था लेकिन वो लॉयल नहीं थी, उसने रॉचेस्टर को चीट किया। मोर ओवर, सेलिन क्लेम करती है कि एडले डॉटर है मिस्टर रॉचेस्टर की। पहले तो मिस्टर रॉचेस्टर इस बात को मानने से बिल्कुल ही इनकार कर देते हैं क्योंकि उनको डाउट होता है, बट समहाउ ही हैज़ टू अडॉप्ट एडले जब वो उसे बहुत बुरी कंडीशन में देखते हैं। एंड एडले की जो मॉम रहती है सेलिन, वो भी उसको अबेंडन कर देती है एंड दैट्स हाउ मिस्टर रॉचेस्टर टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडले वॉरेंस। एंड ये सारी चीज़ें मिस्टर रॉचेस्टर खुद जेन को बताते हैं। टाइम बीतता है और जेन को कुछ अजीब चीज़ें नोटिस होने लगती है, जैसे किसी औरत का मिस्टीरियस लाफ सुनाई देना। एक बार मिस्टर रॉचेस्टर के रूम में आग लग जाता है जहाँ पर जेन उसे ब्रेवली सेव भी करती है एंड यहीं से दोनों के बीच एक फीलिंग्स डेवलप हो जाता है। साथ ही एक गेस्ट जिसका नाम मिस्टर रिचर्ड मेशन होता है, उस पर भी वॉयलेंट अटैक होता है। जेन जब सारे इवेंट्स को मिस्टर रॉचेस्टर से डिस्कस करती है तो मिस्टर रॉचेस्टर ब्लेम ग्रेसफुल पे डाल देते हैं। मिस्टर रॉचेस्टर को छोड़कर सभी को लगता है कि ग्रेसफुल इज द रीजन बिहाइंड डूइंग सच हार्मफुल एक्टिविटीज। अगले दिन मिस्टर रॉचेस्टर कुछ टाइम के लिए कहीं चले जाते हैं और वो वापस आते हैं कुछ गेस्ट के साथ, जिनमें से एक गेस्ट का नाम होता है ब्लांच इनग्राम। ब्लांच इनग्राम काफ़ी रिच होती है, शी इज़ ब्यूटीफुल, बट वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट रहती है जेन की टूवर्ड्स। एंड जब जेन इन दोनों को बातें करते हुए देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है बिकॉज शी इज़ पैशनेटली इन लव विथ मिस्टर रॉचेस्टर। इसी बीच
जेन को एक लेटर आता है गेट्सहेड हॉल से, जहाँ उसको पता चलता है कि मिसेस रीड की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है एंड शी वांट्स टू मीट जेन। तो जेन जब गेट्सहेड हॉल पहुँचती है तो वहाँ मिसेस रीड उसे बताती हैं जेन का एक और अंकल है जिसका नाम है जॉन आयर एंड वो जेन को अडॉप्ट करना चाहता था। लेकिन मिसेस रीड झूठ बोल देती हैं कि जेन मर चुकी है। ये सीक्रेट रिवील करने के बाद मिसेस रीड फाइनली मर जाती हैं एंड जो हमारी जेन है वो वापस से थॉर्नफील्ड आ जाती है। जब जेन थॉर्नफील्ड हॉल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर रॉचेस्टर एंड ब्लांच दे आर अबाउट टू गेट मैरी। तो जेन ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट फील करती है एंड वो डिसाइड करती है कि वो थॉर्नफील्ड हॉल छोड़कर चली जाएगी। बट मिस्टर रॉचेस्टर अपने फीलिंग्स को कन्फेस करते हैं और वो बताते हैं कि वो ब्लांच से सिर्फ इसलिए बातें करते थे ताकि वो जेन को जेलस फील करवा सके। एंड फाइनली वो जेन को प्रपोज कर देते हैं मैरिज के लिए एंड अल्टीमेटली जेन एक्सेप्ट करती है एंड वो अपने अंकल को लेटर लिखती है टू लेट हिम नो दैट जेन एंड मिस्टर रॉचेस्टर आर अबाउट टू गेट मैरी। जब जेन अपने शादी की तैयारी कर रही होती है, एक रात एक मिस्टीरियस वुमन उसके रूम में आती है और उसके वेडिंग बिल को फाड़ देती है। ये देखकर जेन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और मिस्टर रॉचेस्टर को जाकर बता देती है। लेकिन मिस्टर रॉचेस्टर फिर से ब्लेम ग्रेस पूल पे डाल देते हैं एंड इस बार जेन को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि उसे भी लगता है कि अगर ग्रेस पूल इन सब का रीज़न है तो मिस्टर रॉचेस्टर उसको अपने घर में क्यों रहने दे रहा है। दैट मेक्स सेंस, राइट? जब मिस्टर रॉचेस्टर और जेन शादी वाले दिन चर्च पहुंचते हैं तो वहाँ पे मिस्टर मेशन और एक लॉयर आकर शादी को रुकवा देते हैं और ये दोनों रिवील करते हैं कि मिस्टर रॉचेस्टर तो ऑलरेडी मैरिड है और इसकी वाइफ का नाम बर्था मेशन है और ये जो बर्था मेशन है ना, वो मिस्टर रिचर्ड मेशन की बहन है। मिस्टर रॉचेस्टर के पास अब कोई भी रीज़न नहीं था झूठ बोलने का, तो वो फाइनली सच को एक्सेप्ट करते हैं और वो रिवील करते हैं कि उसकी जो शादी है बर्था के साथ वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की गई थी। उसे नहीं पता था कि बर्था जो है वो मेंटली इल है। उसे बहुत बाद में जाकर पता चलता है दैट बर्था इज इनसेन एंड दैट्स व्हाई वो बर्था को थॉर्नफील्ड हॉल में छुपा कर रखता था अंडर ग्रेस पुल। ये जेन है और ये है मिस्टर रॉचेस्टर, ये लॉयर है और ये हमारा रिचर्ड मेशन है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसको कैसे पता चलता है इन दोनों के शादी के बारे में। तो देखो, इसका जो अंकल होता है जॉन, वो मिस्टर मेशन को जानता था एंड इसके लेटर के ही थ्रू मिस्टर मेशन को पता चलता है मिस्टर रॉचेस्टर और जेन की शादी के बारे में। मिस्टर रॉचेस्टर फाइनली जेन के पास जाते हैं और वो उसको बोलते हैं कि वो दोनों फ्रांस चले जाएंगे, तो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे। बट जेन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है। उसे ऐसा लगता है कि मिस्टर रॉचेस्टर ने उसे चीट किया है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी मिस्टर रॉचेस्टर लीगली मैरिड थे। इसका मतलब अगर जेन फ्रांस के लिए रेडी भी हो जाती है तो देयर आर हाई चांसेस कि जेन को एज अ मिस्ट्रेस रहना पड़ता पूरी जिंदगी। हो सकता था कि उसे वाइफ का दर्जा कभी ना मिलता एंड दैट्स वाई जेन बिना किसी को बताए थॉर्नफील्ड हॉल छोड़कर चली जाती है। वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और मॉरल वैल्यूज़ को चूज़ करती है। थॉर्नफील्ड हॉल छोड़ने के बाद जेन की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है क्योंकि उसके पास ना ही एनफ फूड था ना ही एनफ पैसा था। ऐसे में वो इधर उधर भटकती थी और फाइनली एक घर के सामने वो बेहोश हो जाती है। उस घर का जो ओनर था उसका नाम सेंट जॉन रिवर था और वो क्लर्जी मैन था और उसकी दो बहनें थी, डियाना एंड मैरी। इनके घर की मैट का नाम हैना था। ये तीनों मिलकर जेन को रेस्क्यू करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं और कुछ टाइम के बाद जेन रिकवर भी हो जाती है। जब जेन रिकवर हो जाती है तो मिस्टर रिवर उसे एक जॉब प्रोवाइड कराते हैं टीचिंग की स्कूल में। एज अ रिजल्ट वो डियाना और मैरी के तो क्लोज आ जाती है, लेकिन मिस्टर रिवर उससे काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। प्लस उनको जानना भी था कि जो जेन आयर है उसकी आइडेंटिटी क्या है। एक दिन वो जेन को बताते हैं कि उसके जो अंकल जॉन हैं उनकी डेथ हो गई है और वो 20,000 पाउंड्स का रकम उसके लिए छोड़कर गए हैं। साथ ही वो ये भी बताता है कि डियाना, मैरी और वो उसके कजिन्स हैं। ये सुनकर जेन इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो डिसाइड करती है कि अपने रकम को
वो 4 हिस्सों में डिवाइड करेगी और वो अपने कजन्स के साथ शेयर करेगी। टाइम बीतता है और सेंट जॉन रिवर जेन को प्रपोज करते हैं मैरिज के लिए। वो चाहते थे कि जेन उसकी वाइफ बने और वो उसके साथ इंडिया चले फॉर द मिशनरी वर्क। लेकिन सेंट जॉन रिवर जेन के लिए किसी भी तरह का फीलिंग्स नहीं रखते थे। वो जेन से सिर्फ ड्यूटी और रिलीजन के लिए शादी करना चाहते थे। हाउएवर, जेन को समझ आ जाता है कि ऐसी शादी में इमोशंस नहीं होंगे और उसे ये भी लगता है कि जब सेंट जॉन रिवर उसके लिए कुछ फील ही नहीं करते तो ऐसे शादी करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो उसके मैरिज प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर देती है। एक दिन जेन को मिस्टर रॉचेस्टर की पेनफुल वॉइस सुनाई देती है और वो मूर हाउस छोड़कर थॉर्नफील्ड हॉल चली जाती है। थॉर्नफील्ड हॉल पहुंचकर जेन को पता चलता है कि जो थॉर्नफील्ड हॉल है ना वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। एंड उसे ये भी पता चलता है कि जो मिसेस फेयरफैक्स जो मेड थी जो वहाँ काम करती थी वो भी रिटायर हो गई है और एडले वॉरेंस को स्कूल भेज दिया गया है। उसे ये भी पता चलता है कि जो बर्था मेशन थी रॉचेस्टर की वाइफ उसने ही हॉल पे आग लगा दिया और वो छत से कूदकर मर जाती है। मिस्टर रॉचेस्टर अपनी वाइफ और नौकरों को बचाने के चक्कर में वो अपना आई साइट और अपना एक हाथ गवा देते हैं। जेन फाइनली मिस्टर रॉचेस्टर से मिलती है जो उसे देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन मिस्टर रॉचेस्टर समवेयर सोचता है कि जेन उसे रिजेक्ट ना कर दे बिकॉज ऑफ हिज इंजर्ड कंडीशन। बट जेन रीअश्योर करती है और वो बोलती है कि अब उसे वो छोड़कर कभी नहीं जाएगी। साथ ही वो ये भी बताती है कि अब वो इंडिपेंडेंट हो गई है। इवेंचुअली मिस्टर रॉचेस्टर के प्रपोजल को जेन एक्सेप्ट कर लेती है एंड दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मिस्टर रॉचेस्टर और जेन फॉन्टेन मैनर में पीसफुली रहने लगते हैं और वो एडले के भी साथ कनेक्टेड रहते हैं। इनकी कजन्स डियाना और मैरी इन दोनों की भी शादी हो जाती है और सेंट जॉन रिवर मिशनरी बनकर इंडिया चले जाते हैं। लेकिन वहाँ उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है एंड ही लेटर डाइज। 2 साल बाद रॉचेस्टर की आई साइट कुछ गेन होती है एंड ही इज़ एबल टू सी देयर न्यू बॉर्न सन। सो दैट्स द एंड गाइस। ये नॉवेल की एंडिंग थी। सो अगर हम जेन की जर्नी देखें फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, एक चीज़ क्लियर दिखती है। जेन ने हमेशा खुद के लिए स्टैंड लिया है, चाहे वो मिसेस रीड के अगेंस्ट बोलना हो या मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट के झूठे एक्यूजेशंस को गलत प्रूफ करना हो। जेन कभी भी चुप नहीं रहती। जब मिस्टर रॉचेस्टर उसे फ्रांस चलने को कहते हैं तब भी वो मना कर देती है क्योंकि उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इनफैक्ट शी नोज़ कि थॉर्नफील्ड हॉल छोड़ने के बाद उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से भरी पड़ी होगी एंड होती भी है जैसा हमने देखा। जब सेंट जॉन रिवर जेन को मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं तो जेन उनके भी ऑफर को डिक्लाइन कर देती है क्योंकि उसे लगता है जब मिस्टर रिवर उसके लिए कुछ फील ही नहीं करते सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग मैरिज। And that's the reason why we call Jane Eyre a feminist fiction of Victorian era. जेन ने हमेशा अपनी डिग्निटी, आइडेंटिटी एंड अपनी चॉइसेस को ऊपर रखा है एंड दैट्स व्हाट मेक्स जेन नॉट जस्ट अ कैरेक्टर बट एन इंस्पिरेशन। सो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस को ऐड किया है, वो आप देख लेना। एंड यहाँ पे भी 2 है, ओके। एंड यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को भी ऐड कर दिया है। सो दैट्स इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आने वाले ऐसे ही वीडियोस में हम सारे इम्पॉर्टेंट वर्क्स को डिटेल में कवर करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।